गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले वाली क्लास में डार्क ऊपर में और उसके ऊपर में दो पर में आपको करवा चुके हैं। याद रखिए दोनों ही एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो, और वो आपको अच्छे से पढ़नी है। दोनों का तरीका है वो सेम है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, वो मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है, तो जैसे डार्क पर में थी इसी प्रकार आगे है रोल पर में। तो जैसे डार्क पर में इम्पोर्टेंट थी उसी प्रकार अपनी रोल पर में भी इम्पोर्टेंट है। आसान सी है, अब बस जो आपको कंडीशन अब तक बताई गई है उनसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। रोल पर में, तो रोल पर में का इसका स्टेटमेंट क्या है देखो। यदि संवर्त अंतराल, तो कोई संवर्त अंतराल है ए बी, इसमें फलन एफ इस प्रकार परिभाषित है कि फलन संवर्त अंतराल ए बी में तो सतत है, विवर्त अंतराल ए बी में अवकलनीय है। तो संवर्त अंतराल और विवर्त अंतराल में क्या अंतर होता है ये आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे बराबर वाली कंडीशन होगी, इसमें बराबर वाली कंडीशन नहीं होगी। तीसरी कंडीशन एफ इज इक्वल टू एफ बी। तो कोई फलन है वो समवर्त अंतराल में इस प्रकार परिभाषित है कि उसके लिए तीन कंडीशन है वो सत्य है, कि वो ये समवर्त अंतराल में तो है ना सतत है, वो विवर्त अंतराल में अवकलनीय है, और फलन एफ ए और फलन एफ बी यानी बिंदु ए और बिंदु बी पर जो फलन का मान है वो बराबर है। ठीक है, प्रूफ क्या करना देखिए। अनंतः अंतराल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डे सी इज इक्वल टू, ये जो विवर्त अंतराल है इसके मध्य में कोई बिंदु लेना है। कम से कम का मतलब है कि और भी अधिक हो सकते हैं, लेकिन एक तो होना ही चाहिए, और वो बिंदु इस प्रकार होना चाहिए कि एफ डे सी है उसका मान क्या हो, 0। ठीक है, तो देखो समवर्त अंतराल लिपि में सतत है, तो इसका मतलब आपको जो कंडीशन बताई थी सतत की वो सब पता होनी चाहिए। दाईं सीमा बाईं सीमा फलन पे मान। ओके, और ये आपका विवर्त अंतराल है, इसमें अवकलन ये है, तो मतलब उसके दाएं अवकलज और बाएं अवकलज का मान बराबर है। ओके, यानी एफ डे सी होगा, वो होगा एफ डे सी प्लस 0 एफ डे सी माइनस 0, वो दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, और तीसरी कंडीशन आपको दे रखी है एफ इज इक्वल टू एफ बी। ओके, तो अपन शुरू करते हैं। देखिए जो कंडीशन इसमें दी गई है इन्हीं को लेकर। दिया गया है कि फलन एफ एक्स है वो ए बी में जो अंतराल ए बी उसमें क्या है, सतत है। और सतत है इसका मतलब फलन एफ है वो अंतराल ए बी में परिबद्ध होगा। एक उसका निम्नक एक उच्चक ऊपरी परिबद्ध निम्न परिबद्ध, तो इसका मतलब ये होगा कि फलन एफ है वो इस अंतराल ए बी में कम से कम एक बार अपने उच्चक और निम्नक को ग्रहण करेगा। पहले भी कंडीशन आ चुकी है। ओके, तो आप इसको स्टेटमेंट को लिखिए अच्छे से और इसको शुरू कीजिए, अपन इसको आगे करते हैं। ओके, शुरू करो।
इसका मतलब यही है कि फलन f है वो अंतराल ab में कम से कम एक बार अपने उच्चक को निम्नक को ग्रहण करता है। तो आप कोई दो बिंदु ले लेंगे जिन पर एक बिंदु पर उच्चक ग्रहण करेगा और एक बिंदु पर निम्नक। उच्चक को ले लेंगे कैपिटल M और निम्नक को ले लेंगे स्मॉल m। तो देखो अंतराल ab में दो वास्तविक संख्याएं c व d इस प्रकार है कि fc = m और f is equal to small m, जहां कैपिटल M व स्मॉल m के हैं क्रमशः फलन f के उच्चक व निम्नक। यानी c बिंदु पर तो फलन है वो अपने उच्चक को प्राप्त करता है और d बिंदु पर फलन है वो अपने निम्नक को प्राप्त करता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशन बनी वो ये बनेगी, अगर आप कैपिटल M और स्मॉल m में संबंध निकालो तो वो ये होगा, कैपिटल M का ही तो मान बड़ा होगा स्मॉल m से, स्मॉल m थोड़ी बड़ा होगा। हो सकता है किसी कंडीशन में ये बराबर हो जाए लेकिन स्मॉल m हमेशा किससे रहेगा, कैपिटल M से छोटा रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशन की अपन बात कर लेते हैं। पहली कंडीशन देखो कि यदि कैपिटल M = स्मॉल m, और ये देखो कब होगी, अगर आपको याद हो तो शुरू में बताया था, जैसे आपको बताया था अनुक्रम के बारे में। तो जैसे एक तो अनुक्रम का मान कुछ इस तरीके से हो कि भाई -1 की पावर है अपॉन n + 1 n के पदों में, तो उसका कोई सीमा बिंदु उच्चक निम्नक ये सब अपन ने वहाँ पे याद की थी। एक फिर यदि आपको ये हो मैंने बताया था 1/2, तो ये इसका एक अचर मान है, 1/2 n के पदों में है ही नहीं, तो इसका कहाँ से तो उच्चक ज्ञात होगा, कहाँ से निम्नक ज्ञात होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन अब यहाँ से इसका उच्चक भी यही होगा, इसका निम्नक भी यही होगा, तो उच्चक और निम्नक मतलब दोनों क्या है, बराबर। तो सिंपल सी बात ये कहने की कि उच्चक और निम्नक बराबर कब होंगे, जब फलन f(x) है वो अचर होगा, जब अनुक्रम अचर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अनुक्रम की जगह फलन है तो फलन क्या बोल देंगे, अचर बोल देंगे। ये आपको बात यहाँ पे समझनी है और इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई भी फलन है उसके उच्चक और निम्नक आप याद करते हो तो बराबर होंगे, तो बराबर कब होंगे, आपका फलन क्या होगा, अचर होगा। उसका जैसे फलन f(x) है तो उसका मान x के पदों में नहीं है, अनुक्रम x n है तो उसका मान n के पदों में नहीं है, कोई कांस्टेंट पद है, अचर पद है। ओके, तो ये बात आपसे पहले भी डिस्कस हो चुकी है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, देखिए इसको लिखते हैं। यदि कैपिटल M = स्मॉल m हो तो देखो ये आपको दिया गया है f = m, जो आपकी तीसरी कंडीशन है रोल पर में जो आपको दी गई हुई यही है।
ठीक है। एफ इज इक्वल टू एफ बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप बिंदु ए पर ज्ञात कर लो, बिंदु बी पर ज्ञात कर लो, ठीक है, दो बिंदु और भी लिए जिन्हें आपने कैपिटल है स्मॉल है बोला है, सी पर ज्ञात कर लो, डी पर ज्ञात कर लो, उन सब पर फलन एफ एक्स का मान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो अब उसी प्रकार इसको लिख देते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू, इसको कैपिटल एफ बोल दो चाहे एफ सी बोल दो, स्मॉल एफ बोल दो चाहे एफ डी बोल दो, ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे। और एक्स बिलोंग टू अंतराल ए बी। इसका देखो सिंपल सा ये है, एफ एक्स है वो अंतराल ए बी में अचर फलन होगा। अर्थात एफ एक्स इज इक्वल टू, जहाँ पे के क्या कोई कांस्टेंट है, वो कोई भी मान हो सकता है, यहाँ पे 1/2, 1/3, ठीक है, 3/4, कोई भी मान ले लीजिए, लेकिन कांस्टेंट मान एफ एक्स इज इक्वल टू के। मेरे हिसाब से यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, इसको आप आगे नोट कीजिए अच्छी समझ के। अब एफ एक्स इज इक्वल टू के है, तो सिंपल सी बात है, इसका अवकलन करोगे एफ डेस एक्स और कांस्टेंट का अवकलन 0, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 0। या एफ डेस सी इज इक्वल टू 0। देखो अक्स है, सी है, वो आप अक्स का ही कोई पॉइंट समझ सकते हो, अंतराल ए बी, सी बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। एफ डेस सी इज इक्वल टू 0, सी बिलोंग्स टू ए बी। ये जो विवर्त अंतराल है इसमें कोई बिंदु है, मतलब इनके बीच में कोई बिंदु है, और ये एक्स है, एक्स भी तो यही है अंतराल ए बी, तो सी आप समझ सकते हो कि एक्स बराबर क्या है, सी, ठीक है, समझ गए हो। देखो अपन ने बहुत बार कंडीशन ली है, तो अपने पास आ गया एफ डेस सी इज इक्वल टू 0, और यही अपने को प्रूव करना था। तो देखो अपने पास जो कंडीशन थी वो थी कैपिटल एन ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल एन, और उसमें अपन ने एक कंडीशन ली कि यदि कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन हो तो एफ डेस सी इज इक्वल टू 0। अब दूसरी कंडीशन लेनी है, एक कैपिटल एम है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू एम, नॉट इक्वल टू मतलब वो क्या है, ग्रेटर देन एन, ठीक है, उसके लिए प्रूव करेंगे एफ डेस सी इज इक्वल टू 0, ठीक। देखिए यदि कैपिटल एन नॉट इक्वल टू स्मॉल एन हो तो ये देखो आपको दिया गया है एफ इज इक्वल टू एफ, तो यहाँ से देखो दो कंडीशन बनती है, ध्यान से समझिएगा। आप यदि यहाँ से इसको लेते हो कि जो कैपिटल एन है उसका मान बराबर है एफ की, तो एफ की तो बराबर है तो एफ बी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यदि कैपिटल एन का मान यदि इनमें से किसी के बराबर है तो स्मॉल एन का मान इनके बराबर नहीं होगा, और यदि स्मॉल एन का मान वो इनके बराबर हो जाता है तो कैपिटल एन का मान वो इनके बराबर नहीं होगा। दो कंडीशन बनेगी। उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी।
ये दोनों बराबर नहीं है और इनमें से किसी एक का भी मान इसके बराबर है तो जो दूसरा रह जाएगा वो इसके बराबर नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे केवल इतना है। ओके, देखिए तो देखो आप सिंपल लैंग्वेज में इसको आप यहाँ पे लिखोगे, आपको जैसा ठीक लगे। तब कैपिटल एम स्मॉल एम में से कोई एक एफ ए व एफ बी से भिन्न होगा, अर्थात क्या हो जाएगा। देखो कैपिटल एम नॉट इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ बी। देखो एफ और एफ बी तो दोनों बराबर रहेंगे, चलिए गए। अब एक बार तो ये या तो ये हो सकता है कि जो कैपिटल एम है वो नॉट इक्वल टू हो। अब कैपिटल एम नॉट इक्वल टू कब होगा, जब स्मॉल एम हो इन दोनों के बराबर हो। और यहाँ पे स्मॉल एम है वो नॉट इक्वल टू कब होगा, जब कैपिटल एम है वो यहाँ पे बराबर होगा। ठीक है, इसके अलावा अपने को प्रूव करना उसकी तरफ सोचिए आप। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब तो सी बिंदु है उस पे आपको प्राप्त हो रहा है उच्चक। अपन ने लिया है कि सी बिंदु पे क्या प्राप्त हो रहा है, उच्चक प्राप्त हो रहा है। देखिए अपन ने लिखा है शुरू में एफ सी इज इक्वल टू कैपिटल एफ और एफ डी इज इक्वल टू कैपिटल एफ। तो अपन इस कंडीशन को लेके चलेंगे। हालांकि इसको भी लेके चल सकते हैं, लेकिन इसको लेके चलेंगे तो आएगा एफ डैश डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो कैपिटल एम है वो आपका डी बिंदु पे प्राप्त हो रहा है। थ्योरम यही प्रूफ होगी। देखो वो कह रहा है कि अंतराल ए बी में हमसे कम एक बिंदु सी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो। तो आपने सी भी लिया, डी भी लिया है, तो यदि अगर सी है उसके अलावा एक बिंदु वो लेते हो आप डी, तो क्या होना चाहिए, एफ डैश डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपन इसके लिए देखा देते हैं, वो इसके लिए भी हो जाएगा, दोनों में एक ही चीज है। ठीक, देखिए आगे। यदि n नॉट इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ बी हो तो n का मान है एफ सी नॉट इक्वल टू एफ ए नॉट इज इक्वल टू बी। यानी एफ है वो एफ ए और एफ बी के बराबर नहीं है, तो एफ सी भी एफ ए और एफ बी के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ सी है वो एफ ए और एफ बी के बराबर नहीं है, तो सी भी ए और बी के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब सी कहाँ हो जाएगा, सी बिलोंग्स टू रिवर्स अंतराल ए बी, ए और बी के बीच में हो जाएगा, मध्य में हो जाएगा, इनके बराबर नहीं होगा। यदि इनके बराबर होता तो यहाँ पे कौन सा अंतराल आता, संवर्त अंतराल आता। ठीक है, तो एक सिंपल सी कंडीशन है। अब देखिए जो अपने को प्रूव करना है उसकी तरफ चलते हैं। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 और अपने पास है एफ इज इक्वल टू एफ सी नॉट इक्वल टू एफ ई इज इक्वल टू एफ। ठीक, अब यहाँ पे यदि आपने ये कंडीशन ली है एफ नॉट इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ बी, तो इसके दो मेथड है प्रूव करने के, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला मेथड देखिए आप, यानी पहली विधि देखिए कि आप एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 कैसे आते हैं। ठीक है,
एफ सी इज इक्वल टू कैपिटल एन है, वो फलन एफ का उच्चक है, सही बात है। तब क्या ये बात सही है? एफ सी प्लस माइनस एच लेस देन इक्वल टू एफ सी और जहां पे एच ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या, देखो एफ सी आप चाहे तो एफ सी समझो चाहे कैपिटल एच समझो, दोनों एक चीज है। वो क्या है? फलन एफ का उच्चक है, ठीक है। अब उच्चक है तो ये तो कंडीशन होगी। अब ये मान है सी, इसमें चाहे तो कुछ ऐड हो चाहे उसमें माइनस हो, उससे अपने को क्या फर्क पड़ता है? अपन ने तो ये लिया है कि उच्चक है, और उच्चक है तो ये मान हमेशा बड़ा ही होगा, है ना, छोटा तो होने से हो सकता है किसी कंडीशन के लिए बराबर हो, जैसे कि अभी दिखाया। ओके, तो ये कंडीशन कहाँ से लिखी? ये उच्चक की ऊपरी परिबंध की परिभाषा है, आपके समझ में आ जानी चाहिए। एफ सी क्या है? उच्चक है। अब जो बिंदु सी है आप उसमें चाहे तो कुछ ऐड करो चाहे ऐड मत करो, अपना एफ सी उच्चक है, इसी का मान ज्यादा लगेगा। तो क्या लिख सकते हो? एफ सी प्लस माइनस एच लेस देन इक्वल टू एफ सी एच ग्रेटर देन जी। 1 2 3 इस तरीके से ये चीज में ऐड करो चाहे माइनस करो। ओके, तो आप इसको लिखिए, अच्छे से समझ के आगे करते हैं। एफ सी को इधर ले आइए, एफ सी प्लस माइनस एच माइनस एफ सी लेस देन इक्वल टू जीरो। इसमें दोनों तरफ एच का भाग दे देंगे, तो जीरो में तो एच का भाग दोगे जीरो ही प्राप्त होगा। इधर एच एफ सी प्लस माइनस एफ सी अपॉन एच। अब एच का भाग दे रहे हैं तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत आ जाना चाहिए कि अपन ये कौन सी परिभाषा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। एक बार आप है ना सी प्लस ले लीजिए, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, सी कैंसिल हो जाएगा। तो ये अवकलनीयता की परिभाषा की तरफ अपन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे यही लेने से है कि दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों अपने को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके चिन्ह है प्लस माइनस, उनको अलग अलग करते हैं और आप ध्यान से समझिएगा। एक बार लेते हैं प्लस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच लेस देन इक्वल टू जीरो। अब यदि यहाँ पे आप लेते हो माइनस एच सी माइनस एफ सी, तो यहाँ पे आना चाहिए माइनस एच। अगर आपको परिभाषा अच्छे से याद है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? माइनस एच आना चाहिए। यहाँ पे अपने पास क्या है? एच है, तो अगर यहाँ पे माइनस एच आना चाहिए तो दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे? ये जो पॉइंट है इसको अलग अलग करके लिखोगे तो ये दो पॉइंट आएंगे, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच लेस देन इक्वल टू जीरो, और एंड एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग लिख दिया, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए। यहाँ पे अगर इसको आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शून्य शून्य रहेगा।
लेकिन यहाँ पे माइनस एच रहेगा तो ये चिन्ह जरूर चेंज हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में परिवर्तित हो जाएगा। ओके, के दोनों तरफ लगाएंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्योंकि अपने को परिभाषा यहाँ पे अपना नहीं होता है और अवकलनीयता की। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिमिट लगा दी, उधर लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं है, जीरो है। तो यहाँ पे केवल इतना किया है कि इन दोनों पदों में आपने लिमिट ले ली एच टेंड्स टू जीरो। देखिए अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आपके इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ये देखिए किसका मान होगा अवकलनीयता की परिभाषा से, ये मान होगा एफ बेस सी प्लस जीरो का लेस देन इक्वल टू जीरो, और ये मान एफ बेस सी माइनस जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अवकलनीयता की परिभाषा से इसको लिख दिया एफ बेस सी प्लस जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो, और इसका मान हो जाएगा एफ बेस सी माइनस जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये आपको दिया गया है कि फलन एफ है वो विवर्त अंतराल ए बी में अवकलनीय है, दूसरा पॉइंट दे रखा है, और यहाँ पे जो इस अंतराल है इसमें अपन ने पॉइंट लिया है सी, सी बिलोंग्स टू ए बी, यानी फलन एफ है वो बिंदु सी पर अवकलनीय है। उसकी कंडीशन देख लेते हैं क्या है, और दो कंडीशन अपने पास ये। ठीक है, करिए नोट कीजिएगा आप। ये अपन ने लिया है C बिलोंग्स टू अंतराल विवर्त अंतराल ए बी, और फलन एफ है वो इस विवर्त अंतराल में अवकलनीय है। इसका मतलब फलन एफ है वो बिंदु C पर अवकलनीय है। और बिंदु सी पर अवकलनीय है, इसका मतलब सी पर दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा एफ बेस सी, आपको पता ही है। तो इसके लिए ये कंडीशन बराबर होनी चाहिए कि दायां अवकलज जिसको आप एफ बेस सी प्लस जीरो से नोट करते हो, प्रदर्शित करते हो, और बायां अवकलज एफ बेस सी माइनस सी। ठीक है, अगर इन दोनों से इसको प्रदर्शित करते हो तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब देखो जो अपने पास कंडीशन आई है वो क्या है, एफ बेस सी प्लस जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो, एफ बेस सी माइनस जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये दो कंडीशन आई है, और जब आप उसको लेके चले हो पहली कंडीशन को, ठीक है, एंड नॉट इक्वल टू, ये
कैपिटल एन नॉट इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ बी। और ये आपको दिया गया है कि जो फलन एफ है वो विवर्तनकाल में अवकलनीय है, ये इसका बिंदु तो बिंदु सी पर अवकलनीय है, सी पर अवकलनीय के लिए ये होना चाहिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ केवल कि जो ये अपना समीकरण है, एक संबंध है, ये संतुष्ट कब होगा और आपके पास ये प्राप्त है। तो देखिए संतुष्ट केवल एक कंडीशन में होगा कि एफ डैश सी प्लस जीरो का मान यहाँ पे किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। एफ डैश सी माइनस जीरो का मान किसके बराबर हो, जीरो का मान। अगर इन दोनों का मान हमें जीरो के बराबर होगा तभी ये संबंध क्या होगा, संतुष्ट होगा, दोनों का मान बराबर होगा। अगर यहाँ पे लेस देन जीरो लेते हो, ग्रेटर देन जीरो लेते हो, तो ये संबंध है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। और ये संबंध है वो सेटिस्फाई होना चाहिए क्योंकि ये दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है। और ये होगा तब यहाँ से इसका मान भी जीरो और उसका मान भी जीरो। ये बात आपको अच्छे से समझनी है। तो ये तभी संभव होगा जब यहाँ से एफ डैश सी प्लस जीरो कौन सा मान लोगे, इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से एफ डैश सी माइनस जीरो का मान कौन सा लोगे, इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों का मान जीरो, तो ये दोनों बराबर, और ये दोनों बराबर, यहाँ से एफ डैश सी प्लस जीरो का मान जीरो, एफ डैश सी माइनस जीरो का मान जीरो, इसका मतलब एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, बिंदु सी पर अवकलनीय। ये आपका पहला जो था मेथड, उससे ये प्रूफ होता है। ओके, तो ये दोनों मान आ गए बराबर। एफ डैश सी प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ डैश सी माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, अर्थात फलन एफ है वो बिंदु सी पर अवकलनीय है, तब क्या लिख सकते हो, एफ डैश सी और इनका मान कितना है, जीरो। ये आपकी पहली विधि, जब कैपिटल एन नॉट इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। ये यहाँ पे इसका प्रूफ होता है। अब इसका एक दूसरा तरीका और है, उसको और देख लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक इसको कंप्लीट कीजिए।